Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है हमारे पास, या हम लोग इसको कहते हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज द शिफ्ट ऑफ टैक्स, शिफ्ट ऑफ टैक्सेशन, कि जी किसके ऊपर टैक्स लगाया गया है और कौन उसे पे कर रहा है। ठीक है जी, देखिए हमेशा जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो बंदा हमेशा उसका वो टैक्स पे नहीं कर रहा होता, हमेशा जो है वो टैक्स कोशिश की जाती है। देखिए टैक्स एक बर्डन है इंसान के ऊपर और हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके ऊपर ये टैक्स ना लगे बल्कि वो इस टैक्स से बच जाए। ओके, सो क्या है कि ये टैक्सेस आर नॉट ऑलवेज बोर्न बाय द पीपल हु पे देम इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दे आर ऑफ्टन शिफ्टेड टू अदर पर्सन। टैक्स जो है हमारे पास, टैक्स इंसिडेंस का मतलब हमारे फाइनल प्लेसिंग ऑफ द टैक्स होता है कि जी आखिर में हमारे पास कौन सा बंदा है जो कि वो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है जी, हमारे पास अल्टीमेटली कौन इस टैक्स का बर्डन जो है वो बेयर कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है, तीन चीजें हैं। एक है हमारे पास सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होता है किसी चीज का। हमेशा हम कहते हैं ना कि यार फलां चीज का फलां इम्पैक्ट है। ओके, सो अब हमारे पास जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो क्या होता है। The impact of the tax on the person who pay it in the first instance and the incidence is on the one who finally bears it। ठीक है जी, इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा कि जी उस बंदे के ऊपर होगा जो कि उसको पहली बार पे कर रहा है, और जबकि इंसिडेंस जो है आपके पास वो किसके ऊपर आ रहा होगा जो कि आखिर में उसको पे कर रहा होगा। मतलब यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है जी, मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स लगाती है, सो मैं कोशिश करूँगा कि वो टैक्स मैं अपने जो मेरे कस्टमर्स हैं मैं उन कस्टमर्स को शिफ्ट कर दूँ। ठीक, देयरफॉर द इंसिडेंस इज ऑन द फाइनल कंज्यूमर होगा हमारे पास, क्योंकि जो मेरे ऊपर लग रहा है वो मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोग उसको पे करें, मैं बच जाऊं उससे। उसके बाद हमारे पास इंसिडेंस एंड अफेक्ट क्या है हमारे पास। अफेक्ट ऑफ द टैक्स रेफर्स incidental result of the tax, for यानी कि there are several consequences of the imposition of the tax, for example decrease in the डिमांड, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे ऊपर लगने वाला टैक्स अगर आप लोगों की तरफ उसको शिफ्ट कर देता हूं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जी जो प्राइस आप किसी कमोडिटी की मुझे पे कर रहे थे उसमें इंक्रीज आएगा। एंड वी ऑल नो कि हम लोग जब प्राइस और डिमांड को जब हम लोग डिस्कस करते थे तो हम कहते थे कि जी प्राइस जो है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू योर डिमांड, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। सो इसीलिए जब मैं अपनी प्राइस को इंक्रीज करूंगा देन the demand for my commodity will automatically be decreased। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका अफेक्ट आता है। ओके, उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स डिटरमिनिंग द टैक्स इंसिडेंट। अब हमारे पास सबसे पहला फैक्टर उसका जो है इलास्टिसिटी है। ओके, इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है, while considering the incidence we consider both the elasticity of demand and elasticity of supply। if the demand for the commodity tax is elastic the tax will tend to be shifted to the producer, but in case of the inelastic demand it will be largely borne to the consumer। in elastic supply the burden will tend to be on the purchaser, and in case of the inelastic supply जो होगा हमारे पास उसमें क्या होगा कि जी वो जो बर्डन होगा वो प्रोड्यूसर अपने ऊपर लेगा। नाउ हम लोग देख लेते हैं इलास्टिक डिमांड को। जब हमारे पास क्या होता है कि जी जब हमारे पास इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि जब हमारे पास सॉरी यूनिटरी इलास्टिक होती है डिमांड और सप्लाई, यानी कि जितनी आप सप्लाई को बढ़ाएंगे
ठीक है जी, सॉरी, जितना आपके प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है जी, उतना ही आपकी डिमांड में भी चेंज आएगा। ठीक है जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अगर आपके पास यूनिटरी इलास्टिक हो तो तब आपके पास प्राइस सप्लाई और डिमांड जो आपके पास वो 45 डिग्री के एंगल पे हमारे पास रहती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके और स्टार्ट की जो वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में वो आप देख सकते हैं। ओके, अब क्या है, अब हम लोग कर देते हैं कि जी जब आपके पास प्राइस, यानी कि इस प्राइस के ऊपर आपके पास ये क्वांटिटी डिमांडेड होगी। ओके, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना, अब सप्लाई जो है हमारी, जब हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई हमारी ऑब्वियसली बात है कि वो चेंज होगी। तो ये जो सप्लाई है ये हमारे पास सप्लाई पर टैक्स आ जाएगा, प्लस टैक्स आ जाएगी। नहीं कि टैक्स लगने के बाद अगर मैं वो करता हूँ कि जी मैं टैक्स जो है वो मैं लगाता हूँ तो मेरी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है, मैं वो देखूंगा। सो देयर विल अकर अ यूनिटरी चेंज इन द डिमांड। और जब हमारे पास क्या होगा कि जी अगर जितनी मेरी प्राइस बढ़ेगी उतना ही मेरी डिमांड में चेंज आएगा, तो क्या होगा, मैं ये करूंगा कि जी आधा टैक्स जो है वो मैं पे कर दूंगा और आधा टैक्स जो है कंज्यूमर पे कर देगा। सो कंज्यूमर का जो हमारे पास है, वाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल बराबर ही आ गया। सो कंज्यूमर आधा पे करेगा, ओके, और आधा जो है वो सप्लायर पे करेगा। और हमेशा याद रखिए, सप्लायर का जो बर्डन होता है वो हमेशा हम लोग नीचे डिनोट करते हैं और जो कंज्यूमर का बर्डन होता है वो हम लोग ऊपर इधर डिनोट करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि ये स्प्लिट हो जाएगा बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर हो जाएगा। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास डिमांड इलास्टिक हो, ओके, जब हमारे पास डिमांड इलास्टिक होती है तो चेंज इन प्राइस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है चेंज इन, सॉरी, लेस देन होता है चेंज इन डिमांड से। यानी कि आप प्राइस थोड़ी चेंज करते हैं और उससे डिमांड में काफ़ी चेंज आ जाता है। ओके, सो अब हमारे पास अगर हम लोग इसको ऐसे देख लें, ये हमारे पास इसकी कर्व इस किस्म की बनेगी। ठीक है जी, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे इसकी कर्व नहीं बनेगी, बल्कि डिमांड की जो कर्व होगी उसमें जो स्लोप है वो कम होगा हमारे पास। ओके, सो अब क्या होता है कि जी जब हम लोग ये देखते हैं कि जी ये हमारे पास उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है, ठीक है जी, जो कि प्राइस को जो है वो डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, जब मैं प्राइस को बढ़ाता हूं तो उससे मेरे पास ये प्राइस 2 आ चुकी है। ठीक है, ये वाली मेरे पास प्राइस 2 आ चुकी है जो कि Q2 है, और ये जो है मेरे पास प्राइस 1 आ चुका है जो कि हमारे पास Q1 क्वांटिटी के ऊपर है। सो वी कैन सी कि हमारा जो चेंज इन प्राइस है वो हमारे पास लेस देन है फ्रॉम आवर चेंज इन क्वांटिटी। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि जो लार्जर पोर्शन ऑफ द टैक्स है इट विल शिफ्ट टू द अफेक्टिव सप्लाई कर्व। ओके, सो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जी जो हमारी कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर के ऊपर हम लोग कम बर्डन डालते हैं। ठीक है जी, लेस बर्डन ऑन कंज्यूमर एंड मोर बर्डन ऑन हमारा जो सप्लायर होता है उसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास उसका वो आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यानी कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन होती है उसमें हम लोग ज़्यादा टैक्स जो है वो सप्लायर बेयर कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा प्राइस बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, मेरी प्राइस जो है वो, मेरी जो डिमांड है उसमें मज़ीद और ज़्यादा कमी आएगी। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई है और उससे इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया, और अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो उससे तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब आपके पास चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड हो, यानी कि हमारे पास हमारी जो डिमांड है वो क्या हो, इन इलास्टिक हो। और जब इन इलास्टिक होती है हमारे पास तो हमारी जो हमारी डिमांड कर्व है वो कुछ इस किस्म की बनती है, मतलब उसमें स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, सो जब हम लोग उसको देखते हैं, ये आप देख भी सकते हैं। अब क्या होता है कि जो ये वाली सप्लाई है इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ रहा है। सो ये हमारे पास Q1 हो जाएगा और ये हमारे पास P हो जाएगा या P1 हो जाएगा आपके पास। ओके, जब हम लोग प्राइस को चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, तो उस वक्त हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास P2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि द चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द चेंज इन आर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये कि जी फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसी चीज है कि जिसके अगर प्राइस आप बहुत भी चेंज कर ले तो उसकी क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ठीक है जी, लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर है आपकी, तो आप उसकी जितनी भी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर लें, अब इंसान की जिंदगी से ज्यादा तो कीमती कुछ भी नहीं है, इंसान वो बचाने के लिए तो लेगा वो चीजें। सो उसके लिए क्या होगा कि आपकी
क्वांटिटी डिमांड के ऊपर या क्वांटिटी प्रेजेंट इन द मार्केट पे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से क्या होगा कि जी जो आपका सप्लायर है वो क्या कर लेगा, लार्जर पोर्शन जहाँ यहाँ पे जो आपका क्या कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो आपकी डिमांड पे शिफ्ट हो रहा होगा इंसिडेंस का। सो इसमें आपके पास जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर के ऊपर आप टैक्स का बर्डन ज़्यादा डालोगे, जबकि आपका जो सप्लायर है वो कम टैक्स देगा, या हो सकता है कि वो ना भी दे, सारा का सारा आपके ऊपर डाल दे। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ और हमारे पास इसके हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास प्राइस, ठीक है जी। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि यार जब भी हमारे पास इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की बात आती है तो उसमें हमारे पास प्राइस की बात आ जाती है। अगर हमारी प्राइस पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो तो इसका मतलब है कि जी इंसिडेंस की तो इंसिडेंस का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। आपकी पहले भी एक मेडिसिन जो है वो आपको 100 रुपए पे मिल रही थी और टैक्सेस लगने के बाद भी 100 रुपए लग रही है, तो इसका मतलब है कि इंसिडेंस का कोई चक्कर ही नहीं है। जो आपका सप्लायर है वो सारा का सारा अपनी जेब से दे रहा है, आप लोगों को तो वो कुछ भी नहीं वो कर रहा। सो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि जी सारा का सारा टैक्स जो है वो आपका वो इसमें हमारे पास हमेशा जब भी इंसिडेंस होगा तो इंसिडेंस में हमेशा प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। द प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ द टैक्स लीव्स द प्राइस अनचेंज द टैक्स डजंट शिफ्ट। सिंपल सी बात है। दूसरा हमारे पास है टाइम। देखिए हमेशा शॉर्ट रन में क्या होता है कि जी जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास कोई इतना टाइम नहीं होता कि यार वो एडजस्टमेंट करे और देखे कि यार किस तरीके से जो है मैं अपने आप को टैक्स से बचा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि सारा का सारा बोझ जो है अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो क्या करता है कि वो फुल एडजस्टमेंट करता है, उसके ऊपर जो है वो ये कोशिश करता है कि सारा का सारा जो टैक्स है वो आप जैसे वो गरीबों के ऊपर जो है उसको शिफ्ट किया जाए या कंज्यूमर्स के ऊपर जो है उसको शिफ्ट किया जाए। चौथा जो उसका डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कॉस्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स की वजह से हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है जी, प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ेगा तो जाहिर है प्राइस भी हमारे पास बढ़ेगा, और जब प्राइस हमारे पास बढ़ेगा तो उससे हमारी डिमांड जो है वो भी रिड्यूस होगी, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड आउटपुट होगा हमारे पास। ठीक है जी, अ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट द कॉस्ट and the effect will vary according to the industry, decreasing, increasing or constant cost of industry. For example, if the industry is subject to decreasing cost, a reduction in the scale of production will raise the cost and hence the price shifting of tax burden जो है वो हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द टैक्स क्या है कि जी आप लोग किस किस्म का टैक्स लगा रहे हैं। अगर तो आप लगा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स तो वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा, वो आपके कंज्यूमर पे आएगा। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं कि जो कि आपके सारे के सारे मतलब उस इंसान के ऊपर वो टैक्सेस नहीं जा रहे होते, बल्कि वो आम बंदे की तरफ जो एंड कंज्यूमर के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, वो शिफ्ट हो रहे होते हैं। जैसे सेल्स टैक्स है। अब सेल्स टैक्स में क्या है कि जी जो बंदा खरीद रहा है उसके ऊपर टैक्स आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इन डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि जी जो कमा रहा है उससे उसके ऊपर टैक्स लगा। इनकम टैक्स हमारे पास जैसे है वो डायरेक्ट टैक्स है हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होगा हमारे पास, और इसका सारा का सारा बर्डन जो है वो हमेशा कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। अगर हम लोग कहते हैं कि जी डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में हमेशा जो आपका प्रोड्यूसर होगा उसको ही पे करना पड़ेगा अपने मुनाफे से। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि मार्केट फॉर्म किस तरीके की, आपकी मार्केट किस किस्म की है। एक और फैक्टर जो है हमारे पास डिटरमिनिंग द इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन इज द मार्केट फॉर्म। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन नो सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल परचेजर कैन अफेक्ट द प्राइस। क्यों? क्योंकि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जी मार्केट के फिनोमिना को देखते हुए जो है क्या किया जाएगा, ईदर टैक्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन पे जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है जी, वो प्रोड्यूसर के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, वो कंज्यूमर के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो सिंगल है या थोड़े से हैं, तो उसमें क्या होगा कि सारा का सारा जो आपका बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ेगा, वो आपके मासूम से जो कंज्यूमर है उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इंसिडेंस ऑफ सम टैक्सेस जो हैं वो देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं।
इंसिडेंस ऑफ डिफरेंट टैक्सेस ये है कि जी कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि आपके पास शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, उसमें सबसे पहला पहला है हमारे पास इनकम टैक्स। ओके, कि टैक्सेस ऑन सॉरी टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम, या हम लोग इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये तो उस बंदे को पे करना होता है जिसकी इनकम पे वो लगा होता है, एंड जनरली ये टैक्स जो है हमारे पास शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसमें एक मसला होता है कि जब आपके पास आपका इनकम टैक्स, जाहिर है आप शिफ्ट तो कर नहीं सकते, और आपका इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्या होता है कि जी इंसान की जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो डिस्करेज हो जाती हैं। हाउ एवर इट विल मेनली डिपेंड ऑन वेदर द टैक्स फॉल ऑन एवरेज इनकम और मार्जिनल इनकम। ओके, अगर तो आपकी लग रहा है एवरेज इनकम पर टैक्स लग रहा है, तो उसमें ये होता है कि जी आपको उसमें ज़रा ज़्यादा तकलीफ होती है कि यार कभी मैंने कम कमाया है, कभी ज़्यादा कमाया है, और अगर उन महीनों में मैंने ज़्यादा कमाया और उसकी वो एवरेज निकाल के हर एक महीने में यही मुझे वो सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो फिर क्या होता है कि फिर इंसान का दिल जो है ना वो थोड़ा सा डूबने लगता है। लेकिन अगर आपके पास मार्जिनल इनकम हो तो उसमें फिर ये होता है कि जी आपका जो आपको एक जो है ना डिस्करेजमेंट होता है कि यार इतनी इनकम के ऊपर मुझे कम टैक्स लग रहा है, सो मैं जो है इस मार्जिनल इनकम से ज़्यादा बढ़ने का वो मतलब अपना जो ख्याल होता है वो मुस्तरद कर देता है। मतलब अगर मार्जिनल इनकम पर टैक्स लग रहा है तो बस ठीक है, सही है, आगे काम ही ना करो, उसी मार्जिनल इनकम तक ही रहो, उससे आगे वो बढ़ो ही नहीं। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है वो होता है हमारे पास I'm really sorry। ओके, अगला होता है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स। के कॉर्पोरेट टैक्स में हमारे पास क्या होता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है आपके पास, उससे क्या होता है, उससे हमारे पास मसला ये होता है कि जी ये इससे जो है ना आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो होती है ये डिस्करेज होती है हमारे पास, बिकॉज जब आप इसको आप शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो डिमांड है वो डिमांड जो है वो कम होती है, बिकॉज आपके रेट्स हायर हो जाते हैं, सो आप मजीद इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो कतराते रहते हैं। अब कॉर्पोरेशन टैक्स, अच्छा अब जब जाहिर है कि जब आपके पास टैक्सेस सॉरी प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं तो उसमें फिर और आपकी डिमांड जो है वो नीचे आ रही है, तो मज़ीद लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराएंगे, और जब लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराएंगे तो फिर क्या होगा कि एक मोनोपली या एक सेमी मोनोपली की शक्ल जो है वो बन जाएगी, बिकॉज नए लोग आ नहीं रहे होंगे, आपका कंपटीशन जो है वो जनरेट नहीं हो रहा होगा। सो क्या होगा कि मार्केट में जो है ना किसी एक बंदे की मोनोपली जो है वो उधर रह जाती है। सो अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स में बी शिफ्टेड टू द बायर थ्रू अ प्राइस राइज जो है उस पे हम लोग कर सकते हैं। उससे उसके बाद अगला जो टैक्स है आपके पास जो प्रॉफिट्स होते हैं, आपके पास प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स होते हैं ना, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये दो व्यूज हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि जी आपका जितना भी टैक्स है वो आप सारा का सारा बायर्स पर जो है वो शिफ्ट कर दें। ओके, और नॉट ऑफ द व्यू दैट द टैक्स ऑन द प्रॉफिट शुड बी सॉरी, अच्छा कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी क्योंकि ये आपका प्रॉफिट ही है टोटली और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, तो ये आपके बायर्स की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बोर्न बाय द सेलर हु पेज इट। ओके, सेकंड व्यू ये कहता है कि जी विद द अबव अप्रोच जो है उससे इत्तेफाक नहीं करता, और वो कहता है कि इट इज आर्गूड दैट द नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट व्हेन द एंटरप्रेन्योर इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, द टैक्स इज जनरली शिफ्टेड टू द कंज्यूमर। Okay, however the tax on the profit in the form of the license duty will be borne to the प्रोड्यूसर। जो आपके पास जो लाइसेंसिंग जो आपके पास ड्यूटीज हो रहे होते हैं वो फिर भी आपके प्रोड्यूसर को पे करना पड़ता है। उसके बाद अगला जो है आपके पास कि वेल्थ टैक्स जो है वो क्या होता है। अब वेल्थ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द पर्सनस स्टॉक ऑफ वेल्थ के ऊपर होता है, ठीक है जी, बाय इनेबलिंग द गवर्नमेंट नॉट टू राइज द इनकम टैक्स रेट्स टू हाई। तो उससे क्या होगा कि वेल्थ टैक्स जो है वो इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द मॉडर्न इंडस्ट्री जो है उससे होगा कि जी जब गवर्नमेंट जो है वो वेल्थ टैक्स को मजीद नहीं बढ़ाती तो क्या होता है कि जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में, और उससे क्या होता है कि उनकी वेल्थ में मजीद इजाफा हो रहा होता है। सो वो अपने ही प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जी आपका इकोनॉमी जो है वो आपकी बूम पकड़ती है। ओके, एंड अदर ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ द वेल्थ टैक्स इज दैट द रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ जो है वो आप अगर कर लें तो। उसके बाद अगला हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स। नाउ द वेल्थ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द नेट वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, वेयर इज द प्रॉपर्टी टैक्स इज लेविड ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द एसेट वैल्यू जो होती है आपके पास उसके ऊपर होता है। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स एंड द इंसिडेंस इज ऑन द पर्सन ऑन whom the tax is levied, however the tax on the productive property may be shifted to the consumer।
मतलब ये कि अगर आपके पास कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, या मैं बार बार हर वक्त एग्जांपल देता हूँ, हायर पाकिस्तान की मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर नज़र आता है, बंच ऑफ फैक्ट्रीज हैं जिसमें आपकी, और एक बहुत बड़ा एरिया है। अब वो क्या है, उसका वो एक प्रॉपर्टी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो अब वो जावेद अफरीदी की है या वट एवर किसी और की है, मुझे इसका नहीं है पता। अगर वो बिलफर्ज जावेद अफरीदी की भी है तो क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो उसका टैक्स लगेगा, तो जावेद अफरीदी साहब जो हैं वो जो उसके हायर के एम्पायर के ऊपर जो उसका टैक्स लग रहा है उसको तो वो शिफ्ट कर देगा अपने कंज्यूमर की तरफ। लेकिन अगर जावेद अफरीदी की दर्रे में, दरादम खेल में कोई अच्छी खासी ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है जी, या उसका लाहौर में कोई अपना एक अच्छा सा घर है, या उसका कोई विला है, और वो जो है बिजनेस के उसमें वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा, और उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो वो शिफ्ट नहीं हो सकेगा आपके पास। उसके बाद आपके पास लैंड टैक्सेशन है कि जी लैंड टैक्सेशन में क्या होता है। नाउ लैंड टैक्स आप बेसिकली आपके लैंड टैक्स के ऊपर, आपकी लैंड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होगा। और वो जो लैंड का जो आपका वो है, वो दो फैक्टर, लैंड टैक्स आपके लैंड के ऊपर लगेगा, और वो आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं उसमें। एक नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसकी फर्टिलिटी क्या है आपकी सॉइल की, या द सिचुएशन ऑफ द लैंड आपका जो है वो किस किस्म का है, सम अदर नेचुरल कंडीशंस जो होती हैं उसके ऊपर, जो नेचुरली उस चीज़ के ऊपर होता है कि जी आपकी ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है, उसमें आपको जो है कौन कौन सी फसलें उग रही हैं, फिर वो फसलें जो हैं वो उनकी क्या कीमत हो रही है। सो नेचुरली वो क्या पैदावार दे रहा है, या वो क्या प्रोडक्शन दे रही है आपको, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इन ड्रेनेज स्कीम्स, एंटी इरोजन मेजरमेंट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए अगर आपने कोई किया हुआ है, वहाँ पे आपने कोई सोलर का सिस्टम लगा के, और उधर आपने कोई अच्छा खासा एक कुआं वगैरह खोदा हुआ है, या उसको ट्यूबवेल वगैरह लगाया हुआ है, उसका अगर वो हुआ है, तो वो क्या है, वो भी आपकी किस चीज़ के ऊपर होता है, वो आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल के उसके जुमरे में आता है, ठीक है जी। एंड अदर मेजर्स नेसेसरी टू इंक्रीज सस्टेन द प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर होता है। नाउ द टैक्स ऑन द फर्स्ट सेट इज अ टैक्स ऑन इकोनॉमिक रेंट एंड टेंड टू फॉल ऑन द ओनर, जो आपके इसके ऊपर टैक्स होगा, ठीक है जी, वो तो टोटली आपके ओनर के ऊपर होगा। बट व्हेन द ओनर कैन वेरी हिज इन्वेस्टमेंट, व्हेन द टैक्स इंक्रीजेस ही कैन शिफ्ट द टैक्स बर्डन टू द कंज्यूमर। तो जो आपके पास अगर वो जो टैक्स है वो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक की हुई है, और उसके ऊपर आपका टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सारा का सारा वो क्या आपके जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर वो शिफ्ट कर देगा। इस तरीके से आपके पास कमोडिटी टैक्स होता है ना। कमोडिटी टैक्स आपके पास क्या होता है कि जी कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के ऊपर अगर कोई टैक्स आ रहा है, तो उसको मैं कह देता हूँ कि जी वो हमारे पास एक्साइज टैक्स उस केस में आएगा। अगर कोई हमारे पास सेल्स परचेज के ऊपर, या हमारे पास परचेज के ऊपर अगर कोई टैक्स आ रहा है, तो वो जो हमारे पास आम सेल्स टैक्स होता है ऑफ 17%, वो आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास कस्टम ड्यूटीज आती हैं ऑन और इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, वो आ जाते हैं। अब ये सारे के सारे जो बर्डन्स हैं, ये जो है हमारे कंज्यूमर के ऊपर, जो हमारा एंड कंज्यूमर होता है, ठीक है जी, उसके ऊपर ये जो है डाले जा सकते हैं। और उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है इन तमाम टैक्सेस को शिफ्ट करने का, या इन तमाम टैक्सेस के इंसिडेंस का, वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड होता है कि अगर आपने टैक्स उसके ऊपर डाला है, और आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक डिमांड है वो आपकी, तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डाला जाता है, या हो सकता है कि सारा का सारा जो टैक्स है वो डाला ही कंज्यूमर के ऊपर जाए। और अगर आपके पास आपकी जो डिमांड है वो अगर इलास्टिक है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर हो सकता है कि जी जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर आपकी डिमांड को देखेगा। अगर डिमांड ज़्यादा गिर रही होगी तो वो अपने सर के ऊपर ये बोझ ले लेगा, और अगर उसकी डिमांड जो है वो कम गिर रही होगी, तो वो आपका जो प्रोड्यूसर है उसके सॉरी कंज्यूमर है उसके सर पे ये सारा का सारा बोझ दे मारेगा। और अगर आपकी यूनिटरी इलास्टिक है, तो आधा वो दे देगा और आधा वो आधा जो है कंज्यूमर पे करेगा। एंड सेम इज़ द केस विद जो हम लोगों ने पीछे जो इलास्टिक और इन इलास्टिक के जो केसेस पढ़े थे, उसमें ये सब कुछ होता रहेगा। So this is all about today lecture, ठीक है। Thank you so much for watch this video. It's a request of you to like the video, comment if you have any question regarding this video, and share the video with your friends. Thank you so very much.